नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयंती मिश्रा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट की परीक्षा पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। परीक्षा के दौरान प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद रहा। सभी जगह नकल व फर्जी परीक्षार्थियों पर नकल के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन या फिर बायोमेट्रिक की बात हम करें, फ्रिस्किंग तकनीक की बात करें, सभी का उपयोग किया गया। और कहीं से भी अच्छी बात है कि किसी भी तरह की नकल या फिर फर्जीवाड़ी की शिकायत नहीं आई। अब परीक्षा तो बिना किसी बाधा के संपन्न हो चुकी है, लेकिन एग्जाम एनालिसिस, प्रश्नों के प्रकार और उनकी कठिनाई के स्तर को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कई सवाल हैं। तो उन्हीं सवालों पर आज बात करेंगे जवाब तो देना पड़ेगा में। पहले से काफ़ी बेहतर व्यवस्थाएं थी। 3-4 स्तर पर इस बार अंदर बैठने में चेकिंग भी हुई थी। काफ़ी बढ़िया पेपर बनाया और इस बार बहुत अच्छा पेपर बनाया हमने। तो देखिए, मुद्दा बेहद खास है। चर्चा के लिए हमारे साथ एक बेहद खास पैनल मौजूद है। गुरु मंत्र इसे नाम इसीलिए दिया गया है ताकि आपके मन में जो जिज्ञासाएं रही होंगी दोनों लेवल के एग्जाम के बाद, दोनों दिनों के एग्जाम के बाद, वो कम से कम अब रिजल्ट के आने तक बहुत ज्यादा बढ़े ना और वो जिज्ञासाएं यहाँ शांत। हमारे साथ पैनल मौजूद है, आपको बारी बारी से रूबरू में करवाती हूँ। मानव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, भाषा विशेषज्ञ है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ में सुरेंद्र सांगवान जी है, एक्सपर्ट है मनोविज्ञान से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एनके दाधीश जी हमारे साथ में, एक्सपर्ट है इतिहास से, सर आपका स्वागत है। और साथ ही साथ महेंद्र गीला एक्सपर्ट हमारे साथ में है राजनीतिक विषय से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मानव जी मेरा आप ही से रहेगा, क्योंकि परीक्षा हो गई है और रीट के लिए कहा जाता है कि राज्य की सबसे बड़ी एग्जाम इज इन टर्म्स ऑफ लोगों की उन अपेक्षाओं और उन आकांक्षाओं से जुड़ी हुई जो कि सीधे सीधे रोजगार का एक रास्ता मुहैया करवाती है। इस बार के एग्जाम के लिए कई सारी कोशिशें की गई मानव जी, और भाषा का बड़ा एक योगदान इसलिए क्योंकि 150 अंक और 150 मिनटों के इस पूरे तालमेल के बीच भाषा का भी एक बड़ा। किस तरह से आप देखते हैं 2 दिन के एग्जाम को, किस तरह से इस बार कठिनाई का स्तर रहा इस विषय के लिए? जी, भाषा के प्रश्नों के बारे में अगर देखें तो एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से लेवल पहले रहा है बस उसी तरह का कुछ रहा है। बस इस बार टीचिंग मेथड का जो पार्ट है वो थोड़ा कम पूछा गया और राजस्थानी भाषा के शब्द जो हर बार जोड़ा जाता था, इस बार राजस्थानी भाषा के शब्दों के प्रश्न आए हैं, तो ये एक विशेष रूप से थोड़ा सा चेंजेस मिला है। उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक भाषा में थे तो कई टॉपिक्स वहाँ से पूछे नहीं गए, लेकिन कुल मिला के हम देखें तो जिन लोगों ने तैयारी करी, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था और ज़्यादातर विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। जी जल्दी। लेकिन मानव जी, अगर ज्यादातर विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाएंगे और भाषा से हम इसे जोड़कर देख रहे हैं, खासतौर पर पिछले एग्जाम से इस एग्जाम में क्या कठिनाई का स्तर बढ़ा या फिर वो न्यूट्रल गया या फिर और निचले स्तर पर गया? क्या जितनी एक्सपेक्टेशन थी इन प्रश्नों को लेकर के, जितनी तैयारी की गई थी, ये एक कोशिश हो सकती है जो परीक्षा से जुड़कर अगर इसे देखा जाए कि क्वेश्चंस को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ऐसा लगता है आपको? नहीं, इतना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन हाँ पहले के बजाय स्तर सुधरा है। इस बार जो पेपर बनाया उसमें इस तरह की प्रश्न नहीं है कि कोई प्रश्न डिलीट करना पड़ जाए, या एक्सपर्ट ने जो काम किया सभी टॉपिक्स को जहाँ तक हो सका कोशिश की कि कवर करें। और भाषा में क्या अशुद्धियाँ वगैरह पहले आती रही हैं, लेकिन इस बार उस पर भी काफ़ी काम किया गया है। टीचिंग मेथड के जो प्रश्न होते हैं विद्यार्थी, उनमें थोड़ा सा विद्यार्थी को डर लगता है कि कहीं से आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अप्लाइड क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए। तो ये राजस्थान सरकार और माननीय भजनलाल सरकार सभी का ये इस बात पे ध्यान रहा होगा कि युवा कम से कम कोर्ट तक नहीं जाए, इसलिए विद्यार्थियों को इस बार जो पेपर है उसमें बहुत विवादास्पद प्रश्न नहीं पूछे गए। ये आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हर चीज से बचने की और कहीं ना कहीं परीक्षा सफल रही इसकी कोशिश सरकार की ओर से की गई और वो काफी हद तक नजर भी आया। एनके दाधीर जी हमारे साथ में है, इतिहास विषय के एक्सपर्ट हैं। सर स्वागत है आपका सबसे पहले। लेकिन इस परीक्षा को अगर देखा जाए तो रीट के एग्जाम ठीक ऐसे ही है जैसे एक युद्ध होता है, और परीक्षा जब प्रतियोगी परीक्षा होती है, जैसे युद्ध के समय सबसे बेहतरीन शस्त्रागार से अच्छा आप शस्त्र उठाकर युद्ध मैदान में जाए। और इतिहास के विषय की जब हम जानकारी करते हैं तो इतिहास में भी कई सारी पुस्तकें हैं, कई सारा परीक्षा मटेरियल ऐसा है जिसमें से कौन से मटेरियल का चुनाव करने के बाद परीक्षा में उतरा जाए स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार के दोनों लेवल के दिनों की अगर बात करें तो इतिहास को लेकर के किस तरह की कोशिशें विद्यार्थियों ने की और कितनी सेटिस्फैक्टरी वो कोशिशें रही प्रश्नों के जरिए? सर सबसे पहले तो मैं उन विद्यार्थियों को सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छे से पेपर दिया और उन्होंने एक्सपर्ट की, टीचर्स की, सबकी राय मानी। हम बच्चों को अक्सर ये सलाह देते हैं कि अपने कोचिंग नोट्स तो आप पढ़िए, एनसीईआरटी को भी अपना बेसिक बनाइए,
और टीचर्स की बात मान करके बच्चों ने अपने सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर किए, हमारे साथ बैठे। मेरी कुछ स्टूडेंट्स से बात भी हुई थी, उन्होंने इतिहास विषय पर काफी अच्छे तरीके से काम किया, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अगर अपन देखें मैडम तो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल सिंपल था, बहुत हार्डकोर क्वेश्चन थे ही नहीं। सिंपल बात यह कि पात्रता परीक्षा को पात्रता की तरह ही रखा है, इन्होंने कोई विशेष बनने ही नहीं दिया, तो इसलिए विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा मुझे सर फिर इतना हुआ क्यों होता है? क्योंकि 14 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य, अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का भविष्य होता है और इस एग्जाम के लिए तैयारियां इतनी की जाती है। क्या ये वो जो माफिया, वो जो गैंग, जो नकल गैंग है, उस वजह से हवा क्रिएट हुआ? एग्जाम तो सरल ही था, लेकिन एग्जाम के बारे में स्तर इतना ज्यादा डेवलप कर दिया गया कि जो बेसिक क्वेश्चन से उससे भी बच्चे घबराने लगे और डरने लगे। मैडम एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ा एग्जाम है राजस्थान का, इसको महाकुंभ भी कहते हैं, आप जानते होंगे। तो जितना बड़ा एग्जाम होगा उतना ज्यादा विद्यार्थियों के मन में इस प्रश्न को लेकर के शंका बनी रहेगी कि हमारा एग्जाम क्या वास्तव में सावधानी से होगा कि नहीं होगा, कोई पेपर कोई आउट तो नहीं होगा, कि पहले के इतिहास में से बहुत सारे पेपर आउट भी हुए हैं इस बार, लेकिन गवर्नमेंट के प्रयासों से बहुत अच्छा सब कुछ देखने को मिला। और मैं तो कहता हूं कि मेंस की तैयारी में विद्यार्थियों को जुट जाना चाहिए, बहुत अच्छे से इन्होंने स्टूडेंट्स ने सारे पेपर्स सॉल्व किए हैं। ठीक है सर, हम उम्मीद यही करते हैं कि सभी की अपेक्षाएं यहाँ पर फलीभूत हो। सुरेंद्र सांगवान जी हमारे साथ में हैं, मनोविज्ञान के एक्सपर्ट हैं। सर, मनोविज्ञान विषय ही ऐसा है जिसमें जब तक तार्किक ना हो और जब तक घुमाकर ना पूछा जाए तब तक सिंपल सा एक प्रश्न भी नजर आता है कि नहीं, अगर इसके बहुविकल्पीय प्रश्न के विषय भी दिए गए हैं, अगर इसके विकल्प भी दिए गए हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई तार्किक एक एंगल हो सकता है। इस बार के पेपर में क्या नजर आया मनोविज्ञान विषय से? मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा पेपर एक्सपर्ट को जी, जो एक एग्ज़ाम का एक लीगलिटी रहती है, एक अभिष्टता रहनी चाहिए, वो रखी है। और पेपर आई थिंक चारों पारियों में, जो भी चारों पारियाँ हुई है उनमें पेपर का लेवल बाकी सब्जेक्ट की तुलना में बहुत अच्छा रखा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक दो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को थोड़ा सा लगना भी चाहिए कि हम एग्जाम में बैठे, वो जरूरी भी है। बाकी मैं मानता हूँ बच्चे ने थोड़ा सा अच्छे से हल्का सा भी ध्यान दिया है तो पेपर कर पाया है। और मनोविज्ञान क्योंकि सारे सब्जेक्ट के साथ लेके चलता है, तो ऐसा होना भी चाहिए, सब्जेक्ट की समझ। और सबसे खास बात है कुछ क्वेश्चंस का लेवल इतना अच्छा रखा है एग्जामिनर ने, जिनको कि ऐसा लगा कि हाँ इस बार राजस्थान के पेपर सेटर्स का लेवल, या ये देखिए तो बहुत अच्छा बूस्ट किया उन्होंने इस चीज़ को। और बच्चों को एक चीज़ समझ में आ गई है कि हमें पढ़ना पड़ेगा अगर कंपटीशन में। और क्योंकि ये शिक्षा विभाग का मामला है, तो शिक्षा विभाग में थोड़ा सा एक शार्प मटेरियल अगर जाए तैयार होके, बहुत बेस्ट रहेगा। मैं फिर से धन्यवाद दूंगा पेपर सेटर और वर्तमान सरकार को कि जिन्होंने जिस भी पेपर सेटर को सिलेक्ट किया है, उन्होंने पेपर का लेवल साइकोलॉजी के हिसाब से मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा रखा है। ठीक है, वो उस पे आगे मैं आपसे चर्चा करूंगी कि किस तरह के प्रश्न भी रहे, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं भी हैं। अगर बच्चे ना कहकर अभ्यर्थी और परीक्षार्थी कहें, वो क्योंकि बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं। महेंद्र गीला जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विषय के एक्सपर्ट हैं। महेंद्र जी, आप बताइए आपके नजरिए से, क्योंकि लंबे समय से आप इसे देख भी रहे होंगे, जिस तरह से परीक्षाओं का पैटर्न रहा पिछली बार की तुलना में इस बार रीट के इस परीक्षा के महाकुंभ का जिस तरह से सर जिक्र कर रहे थे, राजनीतिक विषय से अगर जोड़कर देखा जाए तो राजनीति का किस तरह का इम्पैक्ट रहा, कितना महत्वपूर्ण रहा, किस तरह के प्रश्न रहे, कठिनाई के स्तर पर? मैम, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम सब लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया। और दूसरा थैंक्स से लॉट कहना चाहूँगा मैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और प्रशासन का जो बड़ा शानदार इन्वॉल्वमेंट रहा अब की बार, जिससे कि पिछले लगभग 5-7 साल में लगातार जो पेपर आउट के इश्यूज़ रहे हैं उनसे हमारे को निजात मिली। और जहाँ तक सब्जेक्ट को लेकर अगर अपन बात करें तो पिछले 4-5 साल से लगातार जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसके साथ पेपर सेटर्स ने नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। कई बार बड़े एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार सीधे फैक्ट्स पूछ लिए गए। अब की बार का जो एग्जाम रहा इसमें फैक्ट्स भी रहे, एनालिटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस भी रहे, तो उससे उन स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा जो लगातार पिछले 4-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि पेपर का लेवल बहुत आसान आ जाता है, तो फिर महीने 2 महीने 6 महीने की तैयारी करके भी लोग सिलेक्शन लेके निकल जाते हैं। इससे बड़ा नुकसान होता है जो एक लंबी तैयारी करने वाले जो लोग होते हैं उनको। तो इस बार जो पेपर रहा उसको लेकर के अपन यही कह सकते हैं कि हालांकि उतना टिपिकल पेपर नहीं रहा, फिर भी अपन इतना कह सकते हैं कि जो गंभीर जो स्टूडेंट रहा है उसको बढ़िया फायदा मिला है। और मैं तो आपके मन से यही कहना चाहूँगा तमाम एस्पायरेंट्स को और तमाम पेरेंट्स को कि जिस प्रकार से बच्चों ने तैयारी की है उनके अनुरूप उनको रिजल्ट मिल रहा है, और आगे आने वाले समय में उनके जो चमकते हुए चेहरे हैं जो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएंगे वो बिल्कुल सकारात्मक साबित होंगे। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा, क्योंकि ये वही चेहरे होंगे जो आने वाले समय में राजस्थान की शैक्षणिक व्यवस्था को एक नींव प्रदान करेंगे, और जितने मजबूत हमारे शिक्षक होंगे उतना ही मजबूत शिक्षा का तंत्र होगा। मानव जी, आप बताइए, क्योंकि हम भाषा का जिक्र जब करते हैं तो भाषा में भी कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे
विकल्प हैं। परीक्षार्थी विकल्पों को चुनने के बाद भी भाषा विशेष की जब तैयारी करते हैं, जब उस विषय की तैयारी करते हैं, तो किन बिंदुओं का ध्यान इस बार रखा गया होगा, या फिर अगर इस नजरिए से देखा जाए कि जब रिजल्ट के माध्यम से एक छटाई होगी उन विद्यार्थियों की, उन परीक्षार्थियों की, तो जिस तरह से सर अभी जिक्र भी करे थे कि लंबे समय से तैयारी करने वाले और एक बैलेंस करके, क्योंकि मजबूत क्वेश्चंस भी थे, इजी क्वेश्चंस भी थे, भाषा के लिहाज से किस तरह से देखा आपने इस पेपर को? मैम, इसमें क्या है कि जो प्रश्न थे उसमें तो उनका लेवल तो बहुत टफ नहीं था, लेकिन ये है कि जो विद्यार्थी मतलब नॉर्मली तैयारी करके गया है उसको भी थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन के माध्यम से कोशिश करने की गई कि वो कितना तार्किकता जानता है भाषा की। क्या रटा पिटा सब्जेक्ट भाषा नहीं है। और उसके अलावा क्या है कि जैसे लैंग्वेज के तौर पे हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, उसमें से कोई एक ही विद्यार्थी लैंग्वेज सेकंड के रूप में चयन करता है। Correct. और फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर हिंदी को अक्सर विद्यार्थी रखते हैं। तो लैंग्वेज में इंग्लिश में बहुत वेरिएंट नहीं थे। उसके अलावा जैसे हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में कुछ प्रश्न जरूर ऐसे थे, जैसे पदबंध वगैरह के जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा कम पूछा गया था। काल वगैरह के क्वेश्चंस कुछ पारियों में थे, कुछ में नहीं भी थे। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो एग्जामिनर की ये नजर जरूर थी कि इतने सारे टॉपिक्स हैं और कोशिश की जाए कि 2-3 क्वेश्चंस को मिला करके एक टॉपिक जो है उसके साथ क्रिएट हो जाए। जैसे मैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 2-3 क्वेश्चंस को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया गया, ऐसा किया गया है ताकि जैसे मान लीजिए मसलन एक दो एग्जांपल आपने देखे होंगे, अगर बता पाए दर्शकों को सर। जैसे मान लीजिए कि व्याकरण पूछ लिया, अब व्याकरण में संधि भी है और उसमें उपसर्ग भी है। अब 2 टॉपिक्स को मिलाकर के एक ही जो है बना दिया, ताकि क्या होगा कि वो क्वेश्चन एक हो गया और नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा हो गया। सर ये तो आईक्यू का अच्छा टेस्ट है फिर। हाँ, इससे फायदा होगा। इसमें तो अच्छा टेस्ट है आईक्यू का। फिर उसके बाद में आगे इसमें जैसे समास वाले टॉपिक्स हैं तो समास है, प्रत्यय, उसको मिला के प्रश्न पूछ लिया है। जैसे राजस्थानी भाषा के शब्द हैं तो राजस्थानी भाषा का शब्द क्या हर बार आया नहीं, तो विद्यार्थियों के मन में ये था कि ये राजस्थानी भाषा के शब्द जोड़ देते हैं लेकिन प्रश्न नहीं पूछते। इस बार थोड़ा सा मैसेज दिया गया। साथ ही साथ इस बार राजस्थानी भाषा में उसके साहित्य का एक प्रश्न आया। अचलदास खीचरी वचनिका, शिवदास गाडर की जो रचना है वो भी इस बार पूछा गया, जबकि राजस्थानी साहित्य आज से पहले रीट में पूछा ही नहीं गया था। तो काफी कुछ बदलाव करने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात जो सिलेबस था उसके एक पॉइंट पर एग्जामिनर ने ध्यान रखा है और पूरा की पूरा उसको कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, और भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन एनके दाधीश जी, इतिहास के बारे में जब हम देखते हैं तो इतिहास के लिए कहा जाता है कि हमेशा जो विजेता होता है उसी के कलम से इतिहास को लिखा जाता है। और कई सारी जो पृष्ठभूमि होती है इतिहास की, वो बच्चों को, भले वो एनसीईआरटी का सिलेबस हो, वो 12वीं के बाद की तैयारी हो, बच्चे ठीक से उस चीज को समझ पाए, क्योंकि नोट्स भी बहुत से हो जाते हैं, दावे करने वाले भी बहुत से हो जाते हैं, यूट्यूबर्स भी अब कई सारे हैं। तो एक जो वाकई में एक तथ्य है, जो निष्कर्ष उस तक पहुंचने के लिए आप तक भी कई अप्रोचेस पहुंची होंगी इस एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के बाद में भी। तो इस विषय की जो गंभीरता है सर, वो क्या आपको इस एग्जाम में और ज्यादा डेवलप होती हुई नजर आई? सिर्फ एक रट्टा किताबी नहीं, बल्कि वाकई में उसकी विषय को समझकर उस इतिहास में पीछे पन्ने पलटकर बच्चों ने पढ़ने की इस बार कोशिश की, क्या लगता है? आजकल क्या है कि मैम बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट्स की जो बुक्स होती है ना, स्टूडेंट अगर उनको प्रेफर करते चले जाएं जब तो उनको परेशानी आएगी ही नहीं। जैसे मसलन किस तरह की मतलब जैसे अपने जो गवर्नमेंट की बुक्स होती हैं, अपने जैसे हिंदी के जो बुक्स आती हैं, इनके अलावा अपने जो एनसीईआरटी की जो बुक है, एसआईआरटी की जो बुक्स हैं, ये ऐसी पुस्तकें अगर अपन इनको बेसिक बना लें तो फिर आपको किसी तरीके से यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा जो मार्केट में बिखराव है उसको देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं तो स्टूडेंट को हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि उनकी रीट की सफलता का रहस्य 6ठी से लेकर के 12वीं तक की क्लास की पुस्तकें, उनको आप लाइन टू लाइन पढ़िए तो उनसे बाहर का मैटर अपने को कहीं इधर उधर मिलता भी नहीं है और उसके ऊपर किसी तरीके की कोई विवाद की गुंजाइश भी देखने को नहीं मिलती है। सुरेंद्र जी, आप मुझे बताइए, क्योंकि एग्जाम तो हो गई है, अब लगातार अप्रोचेस आप तक भी पहुंच रही होंगी, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता एक जिज्ञासा बच्चों के और अभ्यर्थियों के जहन में होती है। कितने बच्चों ने अब तक, कितने अभ्यर्थियों ने पूछा है आपसे कि सवाल ये कर आए हैं, इसे हल किया है, इसका उत्तर आप बता दीजिए, क्योंकि इस बार कुछ पैटर्न्स चेंज हुए हैं, जो परीक्षा का पेपर है वो नहीं ला पाए, तो अब आप ही एक अलग एंगल 200 बच्चे अभी तक मेरे संपर्क में आए हैं। कब से लेकर सर? आज ही की बात कल से लेकर अभी तक। हाँ जी। और कुछ बच्चों ने प्रश्नों के बारे में बताया भी, इस तरह से हैं। तो ये मैं कंप्लीटली ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पूरा फॉर्मेट है। जब जैसे बच्चों ने अपनी मेमोरी के आधार पर मुझे बताया है, तो इनमें से 3 चीजें निकल के आती हैं कि एक तो बच्चा अगर निर्माणवाद, क्योंकि अभी एनईपी 2020 लागू हो गया है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे ज्यादा फोकस किया है वो निर्माणवाद पे किया, कंस्ट्रक्शनिज्म पे बात की है कि हमें बच्चे को एज ए टीचर, हम एक फैसिलिटेटर रहेंगे, बच्चा खुद एक्टिविटी करेगा और एक्टिविटी करने के माध्यम से अपने ब्रेन के अंदर स्कीमा को बनाएगा।
एक एक संरचनाएं बनाएगा और जब वो गतिविधि से करके जो भी सीख रहा है उसके मेमोरी में बहुत शार्प तरीके से क्या रहेगा, एक मेमोराइज्ड हो जाएगा। इस आधार पर पेपर सेटर ने चारों पारियों में जीन पियाजे को, निर्माणवाद में स्कैफोल्डिंग को रखा है और साथ साथ में एक बहुत अच्छा सा सवाल बताता हूँ। जीन पियाजे ने वस्तु स्थायित्व की अवस्था में बताया, ये छोटे बच्चे से संबंधित होता है और बहुत एक्सीलेंट ये होना चाहिए था कि छोटे बच्चे किसी भी चीज को देखते हैं तो अपने दिमाग में कौन सी अवस्था तक वो उसके अपने दिमाग में चित्रों को बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये कोई छोटे बच्चे का डेवलपमेंट से संबंधित सवाल हो गया। एक सवाल स्कैफोल्डिंग से संबंधित था, ये आपका वाइगोत्स्की से संबंधित आता है और ये लगभग मुझे लगा कि हम एनसीईआरटी को फॉलो करने लग गए हैं। पहले पेपर में प्रॉब्लम आती थी कि क्वेश्चंस का लेवल बड़ा सिंपल हो जाता था, फैक्चुअल सवाल आ जाते थे। करेक्ट। इस बार जो पेपर का जो लेवल रखा वो इतना कंसेप्चुअल तार्किक रखा है कि हाँ लगा कि हाँ पेपर दिया है अभी और बच्चे को भी इसमें इंजॉय किया, उसने आनंद किया होगा। जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको बढ़िया फील हुआ होगा कि हाँ भाई साइकोलॉजी को मैं डील कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लगा होगा उसको। जी सर, आपने प्रश्नों का जिक्र यहाँ पर किया, कुछ ऐसे प्रश्न जिनको लेकर के कंफ्यूजन भी रहा हो अभी जो दर्शक देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से, क्योंकि इस समय रीच भी लाखों लोगों तक है और अब क्योंकि हम जिस विषय पर डिस्कस कर रहे हैं वो तो अभी बहुत ज्यादा मच अवेटेड है, अब तो रिजल्ट के इंतजार तक आप ही लोग हैं एक जरिया। तो कुछ ऐसे प्रश्न जिनको लेकर के कंफ्यूजन हल्का सा है लेकिन आपके माध्यम से अगर वो क्लियर हो। जी, एक क्रिएटिविटी का क्वेश्चन था यूरेका शब्द के बारे में। यूरेका, हाँ जी, यूरेका शब्द के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशान भी कर रहा है। तो मैं सभी जितने भी अपने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे बच्चे देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं, मैं बता दूं, ये क्रिएटिव थिंकिंग का एक सवाल आता है जिसमें हम किसी भी समस्या को अगर हल करते हैं तो हमारा ब्रेन समस्या को हल करने से पहले एक्साइट होता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है और फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको अपसारी चिंतन की तरफ लेके जाता है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ लेके जाता है। उस स्टेज को हम यूरेका कहते हैं। आर्किमिडीज का जब सिद्धांत दिया गया था तब उसके दिमाग में अचानक से किसी समस्या को, जैसे मैं एक पानी के टब में लेट हूँ तो मेरे पानी जितना पानी बाहर निकलेगा उतना ही मेरा वेट होगा। तो अचानक से उसको लगा कि ऐसा क्या हो गया कि मैं पानी में बैठा और मेरा उतना ही पानी बाहर निकला। तो उसके दिमाग में एक डाइवर्जेंट थिंकिंग आई और वहीं से ग्रीक शब्द निकला यूरेका और ये क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। तो क्रिएटिविटी का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था ये। एक दूसरा सवाल आपका हल के लियोनार्ड क्लार्क हल पे सवाल था, जो कि नव व्यवहारवादी भी माने जाते हैं। उनका एक सूत्र था, उस पे काफी ज्यादा, बट इतना ज्यादा था नहीं, वो SHR2 × V × D × K। तो ये हाँ जी, ये सवाल मुझे ध्यान है कि बच्चों ने बताया था। तो एक गणित का अवकलनीय सूत्र, मैथमेटिकल डिडक्शन थ्योरी का सवाल आता है, बड़ा अच्छा सवाल था और उन्होंने उसका एक एग्जैक्ट रिजल्ट पूछा था ये है। तो वो बच्चों को इस सवाल को देखकर लगा कि हाँ हम थोड़ा सा मूव ऑन कर रहे हैं क्वालिटी की ओर। और स्कूल में बच्चे अगर जाए तो क्वालिटी वाले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब वो डरा नहीं होना चाहिए कि आप रट के कुछ चीजों को कर लें। वही मैंने कहा, क्योंकि सर इसके बाद में छटनी होने के बाद ये सभी शिक्षक बनेंगे और जिन बच्चों को पढ़ाएंगे ये एजुकेशन सिस्टम भी वहीं से शुरू होगा। महेंद्र जी आप बताइए, आप सवालों का ही मैं जिक्र कर रही हूँ सर, क्योंकि जो करना था वो किया जा चुका है, जो लिखना था वो लिख कर आ चुके हैं, लेकिन अब जिज्ञासा सिर्फ इसको लेकर है कि क्या सवाल सही और क्या सवाल गलत। राजनीतिक विषय में आपके पास जिन सवालों को लेकर के पहुंचे होंगे जो अभ्यर्थी है, परीक्षार्थी है, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो बहुत ब्रिलियंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कंफ्यूजन की स्थिति में होंगे। कुछ ऐसे एग्जांपल्स अगर दर्शकों के सामने दे दो। जी, पिछले 2 दिन से कंसिस्टेंट, जब से 2 इनिंग में कल पेपर हुआ, आज का पेपर भी हो चुका है, तो तब से लगातार कई सारे 400-500 स्टूडेंट्स ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी क्वेरीज भी रखी है। हालांकि अब की बार एडमिनिस्ट्रेशन ने निर्णय लिया था कि पेपर पहले नहीं दिया जाएगा, पेपर बाहर नहीं आएगा, बट फिर भी स्टूडेंट्स ने अपनी मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस जो शेयर किए हैं मेरे साथ में, उनके बेसिस में बताना चाहूँगा। और सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कह रहा हूँ, हम सबको बड़ा गर्व करना चाहिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश में है, सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में है। और जिस विषय की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि राजनीति विज्ञान और भारतीय संविधान से संबंधित चर्चाएं मैं आपके साथ कर रहा हूँ। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मैम अगर मैं बात करूँ तो पिछले लगातार 5-6 साल से, जब से पेपर में बनने के जो नई से जो डायनेमिक तरीके से पेपर पूछा जा रहा है, वहाँ से स्टूडेंट्स के सामने कई सारी चैलेंजेज आए। कई कई स्थितियाँ इतनी टिपिकल बनती है कि 10-10, 15-15 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ रहे हैं और वहाँ पर स्टूडेंट्स 2, 3, 4, 5 प्रश्न सही कर पा रहे हैं।
बार बार में स्टूडेंट की एक ही क्वेरी रहती है कि आखिर वो कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा वो बुक है, कहाँ से हम पढ़े तब जाकर ये चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बैरेक्ट आता है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ जाकर हमारे को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ना किसी गाइड से काम चलेगा, ना किसी नोट से काम चलेगा। और जब तक स्टूडेंट खुद अपने बेसिस पे नोट्स तैयार नहीं करेगा तब तक चीज़ें मैनेज हो नहीं पाएगी। जहाँ तक मैम क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो जिससे भारतीय संविधान के द्वारा आज संपूर्ण भारतवर्ष की शासन व्यवस्था का संचालन होता है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन को लेकर के प्रश्न पूछा गया कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए थे। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि जो वयस्क मताधिकार, एडल्ट वोटिंग राइट है, जिसके बेसिस पे किसी भी भारतीय नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है, तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 3 बेसिस रखे गए थे कि एक तो वह मूलतः इंडिया का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और जो लोकल वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम रजिस्टर होना चाहिए। इसको राजीव गांधी जी के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, 61st अमेंडमेंट, और 1988 में हुआ, और उसके द्वारा फिर जो मिनिमम एज है उसको 21 से डिक्रीज करके 18 वर्ष कर दिया गया। एक जैसे बार बार अपन जिक्र करते हैं, महात्मा गांधी ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि जो भारत है वो गांवों का देश है और हिंदुस्तान की आत्मा गांवों में निवास करती है। पंचायती राज को एक लेकर के एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया मैम कि जो पंचायती राज है उसके पंचायती राज को कौन से पर्टिकुलर अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, इससे रेलेवेंट कौन सी अनुसूची थी, इसको लेकर के प्रश्न रहा। फंडामेंटल राइट को लेकर के अच्छा प्रश्न रहा। एक प्रेसिडेंट को लेकर प्रश्न रहा कि 1986 में जब एक स्पेसिफिक वीटो का प्रयोग किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, उसमें राष्ट्रपति कौन थे। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहे जो बिल्कुल बेसिक पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे जिनको डेप्थ में जाकर के अपन जवाब दे सकते हैं। बट ओवरऑल अगर अपन बात करें तो जिस स्टूडेंट ने अगर 2-3 साल धीर गंभीर होकर के प्रिपरेशन की है, मजा आ गया उसको। ठीक है मानव जी, आप बताइए, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं जो एग्जाम के क्वेश्चंस से उन पर सभी का डिस्कशन रहा, लेकिन अब अगर इसे इस नज़रिए से देखा जाए कि जो परसेंटेज रहेगा बच्चों के सफल होने का, उसका पैमाना एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से और खासतौर पर आपके स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगता है कितना निकल कर आएगा जब ये फिल्टर होकर के कैटेगरी बनकर रिजल्ट के तौर पर आएगा? सर मानव, दरअसल ये पात्रता परीक्षा है और चूंकि 150 में से 90 नंबर विद्यार्थियों को लाने हैं। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि जैसे हिंदी विषय में मैं बात करूँ तो बच्चों के मेरे पास इतने सारे मैसेज हैं कि 30 में से 29, 30 में से 30, 30 में से 28, ये एवरेज उनके मार्क्स आ रहे हैं। इंग्लिश में भी 27-28 मार्क्स आराम से आ रहे हैं बच्चों के। तो मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है उनको पात्रता में कोई दिक्कत आएगी। अभी जैसे सीटी का रिजल्ट आया था तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों की इतनी लंबी पीडीएफ लिस्ट बनी थी उसकी। तो ये पात्रता परीक्षा में सरकार ये ध्यान रख रही है कि पात्रता के बाद उन्हें मेंस देना है और रोजगार फिर वहां से उन्हें मिलना है। इसलिए पात्र ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हो सके ताकि वो मेंस तक अप्लाई कर सके। और कुछ प्रश्न तो इतने इजी पूछ लिए गए थे, अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये संस्कृति का बहुवचन पूछ लिया। संस्कृतियां हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं। जैसे ये चंद्र शब्द तत्सम है या तद्भव है, अभी 5वीं 8वीं क्लास के बच्चे बता दें कि तत्सम शब्द है ना। अनुकूल का विलोम ऐसे पूछ ले, प्रतिकूल होता है। जैसे हाथ कंगन को आरसी किया। हाँ। अब ये हम लोग क्या नॉर्मल बोलचाल में बोलते हैं। जैसे कि वास्तविकता से अवगत हो गई मतलब आंखें खुल गई। हाथ कंगन को आरसी किया मतलब जब कोई चीज प्रत्यक्ष है तो उसको प्रमाण की आवश्यकता क्या है। तो ये जो नॉलेज चेक किया एग्जामिनर ने, उसको देखकर तो ये लगता है कि पात्रता तक सबको लाना था। अगर थोड़ा बहुत एवरेज विद्यार्थी है तो उसको पात्रता तक तो लाना था। सिर्फ एक IQ टेस्ट भी करना, अगर इसमें आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आम चलन की भाषा में भी अगर ध्यान से पढ़ाई की होगी तो पात्रता को तो क्रॉस कर जाएंगे विद्यार्थी। लेकिन इसमें देखो कुछ प्रश्नों में उसने घुमाने की कोशिश की। जैसे एक प्रश्न पूछा कि एक प्रधान उपवाक्य है और 2 आश्रित उपवाक्य, उसे क्या कहेंगे। अब जैसे आश्रित उपवाक्य चाहे 1 हो चाहे 2 हो, वो होना मिश्र वाक्य है। लेकिन एग्जामिनर ने चला के 2 दे दिया ताकि उसको लगे कि कुछ नई थ्योरी है, हो सकता है संयुक्त हो। तो कहीं कहीं उसने घुमाया है। जैसे ये मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक मुमुक्षु को बोलते हैं। तो ये कुछ प्रश्न उन्होंने सोगरा, ये जो मोटी रोटी होती है बाजरे की जो हाथों से बनाई जाती है, राजस्थानी भाषा का शब्द है। तो ये कुछ कोशिश ऐसी की उसने जिससे कि विद्यार्थी पढ़ने वाला भी सामने आए। और बाकी मैं समझता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने भाषा के बारे में थोड़ा सा रट्टा पिटा नहीं काम किया, भाषा को तार्किकता समझा है, उनके लिए तो ये पेपर एकदम रामबाण था। मतलब उनको लगेगा कि ये मेंस के लिए भी उनको क्वालिफाई करवाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पे उनको मोटिवेट करेगा। और यही पेपर, यही सिलेबस सेम मेंस में भाषा में ये और है
कि जो सिलेबस अभी पढ़ रहे हैं वही उन्हें मेंस में देखना है। ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत अच्छा पेपर है और उनको मोटिवेट भी करेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है मानव जी, जो आने वाले समय के लिए बच्चे अपेयर करेंगे उनके लिए प्रीवियस जो पेपर्स होते हैं बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं। जो पिछले 5 साल के पेपर हम सभी ने पढ़े हैं हर एग्जाम को अपेयर करने से पहले, उनके लिए भी अच्छा पेपर होगा अगर तार्किक के हिसाब से देखा जाए। इनके दादिक जी आप बताइए, क्योंकि हमने विषयवार जानकारी आज जुटाई है, मूल्यांकन आपने इतिहास के विषय का जब किया तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो दर्शकों को इस समय बताना चाहें कि इसका सवाल अगर कंफ्यूजन की स्थिति में अगर आप हैं तो कुछ ऐसे सवाल जो आपकी तक भी पहुंचे होंगे सर। मैम मैं फिर वही बात कहूंगा, सूचनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ। प्रश्नों का स्तर बहुत ज्यादा गहरा किया ही नहीं है। हमारे सब्जेक्ट में तो स्पेशली इतिहास में इतिहास की बात आप करें जी, क्योंकि ये क्या साहब मैं फिर वही कहूंगा कि पात्रता परीक्षा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट भी चाहती है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट पात्र हो। जैसे मैं कुछ प्रश्नों के सैंपल में आपको बताऊं, क्वेश्चन बिल्कुल सूचनात्मक है, बिल्कुल तथ्यात्मक है कि सब जुते हुए खेत के साक्ष्य राजस्थान में कहां से मिले हैं। तो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट जानता है कालीबंगा इसका आंसर है, क्योंकि हर पुस्तक में इसका उत्तर लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसको दिया था, ये इसमें प्रश्न पूछे गए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, कहां हुआ था, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, नोट टू डेप्थ और बहुत सुपरफिशियल भी हम इसको नहीं कह सकते। थोड़ा बहुत भी स्टडी अगर करेंगे तो स्टूडेंट इजीली इसमें पास होंगे, पात्रता के लिए बिल्कुल पात्र होंगे वो अगले एग्जाम के लिए। उम्मीद हम यही करते हैं और आशा यही है। सुरेंद्र जी आप बताइए, क्योंकि मूल्यांकन जब किया प्रश्नों का लेकर, अब क्योंकि पात्रता के बाद में मेंस के लिए अपियर करना है, तो अगले जिस तरह से मैंने अभी जिक्र भी किया कि हर एक पेपर आने वाले विद्यार्थियों के लिए जो कि कोशिश करें या फिर जो अभी पढ़ाई इसकी शुरू कर चुके हैं, किसी कारणवश अभी एग्जाम नहीं दे पाए, उनके लिए एक तरीके से एक नोट्स का काम भी करता है और पिछले 5 साल के पेपर्स काम करते हैं। अगर इस बार के पेपर 2024 के पेपर की बात की जाए और अगर आने वाले समय में जो अब तैयारी करेंगे पात्रता के एग्जाम की, उनके लिए कितना कारगर साबित होगा अगर इसको और मेंस को साथ में लेकर जोड़ा जाए? आज का ये जो रीट का एग्जाम हुआ है, देखिए मैम, साइकोलॉजी का पार्ट अपने आप में बहुत अलग रहता है और उसका एक बहुत अलग ही बच्चे के ब्रेन में एक अलग सेटअप है कि वो सोचता है कि इसके बिना पार नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। खासकर मैं यही कहूँगा कि जो मेंस में जो अपीयर होंगे बच्चे, उनको 2 टॉपिक बड़े अच्छे से करने चाहिए, एक लर्निंग वाली यूनिट और एक चाइल्ड डेवलपमेंट वाली यूनिट। बाकी सामान्य सुपरफिशियल हो जाते हैं। और एक जो अभी NEP 2020 लागू कर रहे हैं, तो एक स्कूल मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा टेक्निकल पार्ट जोड़ा है। उसमें RT Act 2009 है, अपना 2011 है, रूल 2011 है, इसके साथ साथ आपका NEP 2020 है। ये एक लैंडमार्क रहेंगे बच्चे की उसके अंदर, सक्सेस के अंदर। और रही बात साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी का जो प्री में बच्चे ने पढ़ा है वो एज इट इज वो का वो लेवल अगर वो रख लेता है, क्योंकि मेंस में साइकोलॉजी का वेटेज कम है। अच्छा, जो स्कूल मैनेजमेंट का वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है, उसमें अभी 10 प्रश्न ही आते हैं इसके अंदर। बाकी इस पेपर में मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लेवल रखा और काफ़ी बढ़िया बच्चे की समझ को जांचने का काम किया है सरकार ने। और मेरे हिसाब से मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि स्कूल एजुकेशन के अंदर बहुत शार्प टीचर्स की आवश्यकता है फिलहाल, अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, वर्तमान एजुकेशन सिनेरियो को देखते हैं। और साइकोलॉजी पिछले 5 साल में मैं अगर ऑब्जर्व करूं, एनालिसिस करें, एवोल्यूशन करें, तो इस बार सबसे बेस्ट आई है। सबसे बेस्ट आई? हाँ जी, बहुत अच्छा लेवल है। जो बच्चे एनालिटिकल अप्रोच रखी है जिसने, और जिसने हल्का NCERT। दूसरी मैं एक बात बता दूं मैम, जो बच्चे साइकोलॉजी को अन्य भाषा, हिंदी या सिंपल भाषा में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छोड़ दे। साइकोलॉजी की अपनी आप खुद की एक शब्दावली होती है, उसी भाषा में उसको समझा जा सकता है। सर ये महत्वपूर्ण आपने बात बोली, पर इसका कारण क्या है? क्योंकि मेरे जान पहचान में भी कई लोग ऐसे हैं जो विषय कुछ होता है लेकिन उसी भाषा में पढ़ना प्रेफर करते हैं जिस भाषा में उनको आसान लगता है, लेकिन शब्दावली कहीं ना फिर कॉन्फ्लिक्ट करती है। आपने ये एक बात होती है, हम मातृभाषा में समझे। अब मातृभाषा में समझने का बच्चा क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है हम उसको सहज करने के लिए मातृभाषा का सहारा लेते हैं। अब जब बच्चा और नॉर्मली औपचारिक संग्रह काल अवस्था में है, जीन पियाजे की 4th स्टेज में है, दैट मीन्स उसका कॉग्निटिव लेवल मैच्योर हो चुका है। अब वो अपनी भाषा का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आसानी से कर पा रहा है, और कर पा रहा है तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, अब सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो सब्जेक्ट की शब्दावली, पॉलिटिकल साइंस है, गिलास सर बता सकते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो लैंग्वेज होती है उसका अपना एक इंपॉर्टेंस होती है और सवाल उसी में आएगा, तो बच्चे को उस कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। अब भाषा साहित्य की शब्दावलियां है वो तो मानव सर बताएंगे कि उनकी बहुत जरूरी है। जैसे व्याकरण अनुवाद विधि होती है, उसमें डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने ये बात कही थी कि जब भी आप दूसरी भाषा पे उसको लेके जाएंगे, उसके भाषा के संगठन में अंतर होने के कारण व्याकरण अनुवाद दोष पैदा होंगे। तो ऐसी स्थिति में अभी मान लो मैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में शिक्षण विधियां आती हैं, उसमें
जैसे एक विधि का नाम है सैनिक विधि, और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्मी मेथड। अब ये बिल्कुल अलग चीज हो अलग गई। चीज, आर्मी different। मेथड सेना विधि होनी चाहिए थी, पर उसको सोल्जर मेथड नहीं बोलते, उसको सैनिक विधि बोलते हैं। सैनिक विधि बोलते हैं। ये बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी को उसकी साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करे। बच्चे के साथ बिल्कुल प्रॉब्लम आपने क्या ठीक है? कहा। प्रॉब्लम सर यही एक है। छोटा सा सवाल मैं इनसे भी लूंगी, महेंद्र जी से भी, क्योंकि सर अब हम उम्मीद तो ये करते हैं कि 14 लाख से ज्यादा बच्चों ने जब पात्रता की परीक्षा दी और पेपर का स्तर रहा सभी बच्चों को पात्रता के साथ आगे बढ़ाने का और पात्र वो रहे, राजस्थान में एक अच्छी शिक्षण संस्था डेवलप हो, लेकिन मेंस के लिए क्या ध्यान में रखें आप? जो बच्चे इतने कॉन्फिडेंट तो हैं, जो परीक्षार्थी इतने कॉन्फिडेंट तो हैं कि ये पेपर तो निकलेगा, और मेंस की तैयारी के लिए कुछ 2-3 बिंदु अगर आप जल्दी से बता दें, समय का अभाव है। मैम अभी आपने खुद ने भी इस बात को लेकर के जिक्र किया था कि पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं Correct। वो अगर हर एस्पायरेंट देख लेता है, सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स है, उनको अगर वो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लेता है और फिर जो ऑथेंटिक कंटेंट है अगर उसको मल्टीपल रिवीजंस कर लेता है, तो फिर मैम कोई भी रीट का एग्जाम ही नहीं बल्कि यूपीएससी आरएस का कोई भी एग्जाम हो वो इजीली क्रैक कर सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सार्थक चर्चा में गुरु मंत्र जिसने हमें नाम दिया, इसमें हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एग्जाम हो चुकी है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बात अब तक आप में से सभी ने समझ भी ली होगी, क्योंकि जिस तरह का एग्जाम रहा, रीट का महाकुंभ रहा, वो संपन्न हो चुका है। सरकार की कोशिश रही कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पात्र हो, राजस्थान की जो शिक्षण परिस्थितियां हैं वो और ज्यादा मजबूत हो, भले वो नई शिक्षा नीति के साथ या फिर आने वाले समय में इन परीक्षार्थियों में से छटकर जो शिक्षक बनेंगे और शिक्षक ही बच्चों को नई शिक्षा और नए समाज की दिशा में अग्रणी बनाएंगे। आज की चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहले से काफ़ी बेहतर व्यवस्थाएं थी, 3-4 स्तर पर इस बार अंदर बैठने में चेकिंग भी हुई थी। काफ़ी बढ़िया पेपर बनाया और इस बार बहुत अच्छा पेपर बनाया मैंने।